हेलो बच्चा पार्टी, मैं प्रशांत पाठक आप सबका फिर से स्वागत करता हूं रोशन सा स्टडी पॉइंट पर। बच्चों, क्लास 11 और सेशन 2025-26 और ये आपका चैप्टर है स्टैटिक्स, सांख्यिकी। हम एक चैप्टर माइक्रो इकोनॉमिक्स का पहला जो है वो हम कर चुके हैं, जो पीपीसी वाला चैप्टर था आपका, और अब ये चैप्टर दूसरा है। तो जैसा कि आप लोग कह रहे थे कि स्टैटिक्स करते हैं, रोशन भैया भी कह रहे थे कि भाई स्टैटिक्स करते हैं पहले, तो स्टैटिक्स का चैप्टर फर्स्ट है। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो क्या है चैप्टर का नाम, अर्थशास्त्र में सांख्यिकी का परिचय। क्या मतलब बना भाई? मतलब ये बना कि पढ़ने तो आए थे अर्थशास्त्र, लेकिन उसमें सांख्यिकी क्या कर रही है भाई? तो ये हमें इस चैप्टर में देखना है कि अर्थशास्त्र में सांख्यिकी का क्या काम है। ठीक है, चलो देखो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज आपको यहाँ पे बताई गई कि अर्थशास्त्र क्या है, इकोनॉमिक्स क्या है। ये बात हम माइक्रो में भी कर चुके हैं कि इकोनॉमिक्स क्या है। बहुत सिंपल सी बात, अर्थशास्त्र एक विषय है, एक सब्जेक्ट है जो आप पढ़ रहे हो, जो क्या सिखाएगा कि जो संसाधन है वो सीमित है, तो सीमित साधनों के विवेकशील प्रयोग का अध्ययन करना सिखाता है। एक ऐसा विषय जो आपको ये सिखाएगा कि किस तरीके से आप सीमित संसाधनों से असीमित आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि अर्थशास्त्र क्या है। चलो जी आगे बढ़ते हैं। अगली चीज देखो क्या आपके पास, अर्थशास्त्र की शाखाएं कितनी है। आप सबको पता होना चाहिए कि इकोनॉमिक्स के दो ब्रांच है, पहला है माइक्रो, दूसरा है मैक्रो। हमारी बात हुई है, हमने इसे पढ़ा भी है। तो माइक्रो और मैक्रो दो शाखाएं हैं इसकी, सबको पता है। जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है वो व्यष्टि अर्थशास्त्र जो है छोटे स्तर पे आर्थिक समस्या का अध्ययन करता है। जैसे छोटा स्तर मतलब एक व्यक्ति से संबंधित, एक उद्योग से संबंधित, एक उत्पादक से संबंधित कभी कोई आर्थिक समस्या है तो उसे व्यष्टि अर्थशास्त्र सॉल्व करेगा। दूसरी तरफ आ जाओ, समष्टि की बात कर लेते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र क्या करता है? तो अगर कभी भी कोई आर्थिक समस्या आपके सामने है और वो पूरे देश के स्तर पे है, पूरे अर्थव्यवस्था के स्तर पे है, तो उसे कौन सॉल्व करेगा? आपका समष्टि अर्थशास्त्र। देखो, समष्टि का अर्थ है बड़ा, यह संपूर्ण अर्थव्यवस्था के आर्थिक मुद्दों से संबंधित होता है। उदाहरण, समग्र मांग, ठीक है, आय और रोजगार का सिद्धांत, राष्ट्रीय आय, मुद्रास्फीति, महंगाई, तो इन सब का अध्ययन कौन करेगा? समष्टि। बोलो ठीक हो आप? सबसे पहली चीज कि माइक्रो छोटे स्तर की आर्थिक समस्याओं का अध्ययन करेगा। अगर आपको ये जानना है कि 20 रुपए के प्राइस पर राम कितनी चॉकलेट खरीदेगा, तो वो माइक्रो अध्ययन करेगा। लेकिन अगर आपको ये जानना है कि पूरे देश में वस्तु और सेवाओं की कितनी मांग है, तो वो जो है मैक्रो मतलब कि आपका समष्टि अर्थशास्त्र करेगा। ठीक है, कर लो इसको भी स्क्रीनशॉट। चल आगे बढ़ते हैं। देखो आगे क्या है, कुछ महत्वपूर्ण बातें, कुछ महत्वपूर्ण परिभाषा। सबसे पहले उपभोक्ता कौन है? अरे भैया बड़ा सिंपल है, आप हो उपभोक्ता। उपभोक्ता व्यक्ति होता है जो क्या करता है? अपनी आवश्यकता की संतुष्टि के लिए, अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए वस्तु और सेवाओं का उपभोग करता है। देखो, उपभोक्ता व्यक्ति है जो आवश्यकता की संतुष्टि के लिए वस्तु तथा सेवाओं का क्या करता है? उपभोग करता है। मुझे अभी बड़ी प्यास लगी है, मैं दुकान पे गया, 10 रुपए दिए, एक पानी की बोतल ली और पानी लेके पी गया, तो मैं कौन बन गया? मैं उपभोक्ता बन गया। और दूसरी बात, जो मैंने ये काम किया, जो वस्तु का उपयोग किया, उस काम को क्या बोलते हैं? उपभोग बोलते हैं। ठीक है, उपभोग क्या है तो पता होना चाहिए, वह परिक्रिया जिसमें उपभोक्ता वस्तु या सेवा का उपयोग करता है। देखो, करने वाला उपभोक्ता और जो काम हो रहा है वो क्या? वो उपभोग। ठीक है, चलो भाई आगे देखते हैं क्या है आपके पास। आगे है दो और महत्वपूर्ण बातें। सबसे पहली महत्वपूर्ण बात, उत्पादक कौन है और फिर उत्पादन क्या है। उत्पादक कौन है? ये भी एक व्यक्ति या संस्था हो सकती है जिसका काम क्या होगा? जिसका काम होगा कच्चे माल को तैयार माल में कन्वर्ट करना। उत्पादक कोई व्यक्ति या संस्था है जो कच्चे माल को तैयार माल में कन्वर्ट कर देता है। और उद्देश्य क्या होता है उसका? उद्देश्य याद रखे, लाभ कमाना, आय अर्जित करना उसका उद्देश्य होता है। देखो, व्यक्ति जो आय अर्जित करने के लिए वस्तु और सेवाओं का उत्पादन या बिक्री करता है, और वो जो काम कर रहा है, देखो उत्पादक व्यक्ति है लेकिन वो जो काम कर रहा है उस काम को क्या कहते हैं? उत्पादन। अगर कोई कहता है उत्पादन क्या है, तो उत्पादन एक प्रक्रिया है जिसमें हम कच्चे माल को तैयार माल में बदलते हैं, और जो बदलेगा वो बंदा कौन है? वो व्यक्ति कौन है? वो व्यक्ति है उत्पादक। ठीक है सबको, चलिए स्क्रीनशॉट करते रहिएगा बच्चा पार्टी। अगली चीज पे ध्यान देना, बचत और निवेश किसे कहते हैं? अरे भाई, बचत
आय का वह हिस्सा, आय का वह भाग जिसका आपने क्या नहीं किया, उपभोग नहीं किया। पापा 10,000 रुपए कमा के लाए, आपने 6,000 रुपए तो खर्च कर लिए, उपभोग कर लिया, तो बचाया कितना, है ना, बचाया कितना आपने, 4,000। तो ये है आपकी बचत। और यही बचाया हुआ पैसा अगर आप परिसंपत्तियों को खरीदने पर लगा देते हो तो हम कहते हैं हमने निवेश किया। मान लो हमने 4,000 रुपए बचा के 10 महीनों में 40,000 रुपए बचाए और वो 40,000 रुपए एक मशीन खरीदने पर लगा दिया जिससे हम आगे उत्पादन करेंगे, कोई वस्तु या सेवा बनाएंगे, तो भाई हमने क्या कर दिया है, निवेश कर दिया है। ठीक है, याद रखिए, आय का वो हिस्सा जो खर्च नहीं हुआ वो बचत है। और जब बचत को आप क्या करते हो, जब बचत को आप किसी परिसंपत्ति को खरीदने में, मतलब संपत्ति को खरीदने में अगर आप अपना बचाया हुआ पैसा लगा देते हो तो उसको हम क्या कहते हैं, निवेश कहते हैं। चलो बच्चों आगे आओ। आर्थिक क्रिया क्या होती है, भाई सबको पता होना चाहिए। वह क्रिया जो हम क्यों करते हैं, वह काम जो हम क्यों करते हैं, पैसा कमाने के लिए करते हैं, उस काम को हम नाम देते हैं किसका, आर्थिक क्रिया का। देखो, मानव के वह कार्यक्रम जिनसे आय प्राप्ति होती है उसे आर्थिक क्रिया कहते हैं। जो पैसा कमाने के लिए करते हैं वो आर्थिक क्रिया करते हैं, कहते हैं उसे। जैसे मैं एक ट्यूशन टीचर हूं और मैं मनी अर्न करने के लिए ट्यूशन सर्विस प्रोवाइड करता हूं, तो मेरी आर्थिक क्रिया है ट्यूशन सेवा देना। लेकिन मैं बड़ा आस्तिक व्यक्ति हूं, मैं भगवान में बड़ा भरोसा रखता हूं और इसलिए डेली सुबह मैं मंदिर पर जाके मंदिर की साफ सफाई करने का काम करता हूं। तो वो क्या है, वो है गैर आर्थिक क्रिया। जो आप अपनी आत्मा की संतुष्टि के लिए कर रहे हो, जिसके पीछे उद्देश्य पैसा कमाना नहीं है, वो है गैर आर्थिक। और जो आप पैसा कमाने के लिए कर रहे हो वो क्या है, आपका आर्थिक क्रिया है। चलिए, दुर्लभता क्या है, दुर्लभता स्कार्सिटी, बहुत सिंपल। अगर किसी भी वस्तु की मांग ज्यादा है और पूर्ति कम है तो उसको हम दुर्लभता का नाम देते हैं। देखो, दुर्लभता से अभिप्राय उस अवस्था से है जिसमें किसी वस्तु या सेवा या संसाधन की पूर्ति उसकी मांग की तुलना में कम है। मतलब पूर्ति कम है और वस्तु या सेवा की मांग ज्यादा है, तो आपको आसानी से मिलेगा नहीं ना। जब पूर्ति कम है और मांग ज्यादा है तो आसानी से नहीं मिलेगा, तो आप कहोगे कि यार ये वस्तु लेना बड़ा दुर्लभ हो गया है, दुर्लभता हो गई है उसकी, बड़ा मुश्किल से मिल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्या है, सांख्यिकी क्या है। देखो भैया, अगर आपको पढ़ना है सांख्यिकी क्या है तो सांख्यिकी की दो परिभाषा है, एक है एक वचन और दूसरा है बहुवचन के रूप में। ठीक है, क्या है एक वचन सांख्यिकी, क्या है बहुवचन सांख्यिकी, आप उसको स्क्रीनशॉट कर लो। बाकी मैं आपको बड़े सिंपल भाषा में समझाता हूं, रुको 2 मिनट दो मुझे। देखो, आप एक काम करो, आप इन बातों पे ध्यान दो। ये है सांख्यिकी की विशेषता, और अगर आपको सांख्यिकी की ये विशेषताएं याद हो गई तो बस इन्हीं विशेषताओं को जोड़ जोड़ के आप बहुवचन सांख्यिकी की परिभाषा बना लोगे। देखो क्या, और इंपॉर्टेंट भी है, बहुवचन के रूप में सांख्यिकी की विशेषताएं, अगर आपको विशेषताएं याद है सांख्यिकी की तो वो उसी को जोड़ जोड़ के आप बना दोगे सांख्यिकी की परिभाषा बहुवचन के रूप में। पहली विशेषता देखो, तथ्यों का समूह। सांख्यिकी की पहली विशेषता कि एक अकेली संख्या को हम सांख्यिकी नहीं बोल सकते। बात को समझने की कोशिश करो। सपोज मैं आपसे पूछता हूं, मेरे बच्चे आपका रिजल्ट क्या आया 10वीं क्लास में, आपने बताया सर मेरे 60% आए, मेरे 70% आए, तो एक अकेले बच्चे ने मुझे रिजल्ट बताया तो वो सांख्यिकी नहीं है बेटा। सांख्यिकी तब होगा जब तथ्यों का क्या होगा, समूह होगा। कई सारे लोग अपना रिजल्ट बताएंगे, जैसे किसी ने बोला 60%, किसी ने बोला 70%, कोई कह रहा है सर 90% आए, कोई कह रहा है सर 50% आए, तो ये अब सांख्यिकी बन गई। दूसरी बेटा, संख्यात्मक रूप से व्यक्त होना चाहिए। एक बच्चे से मैंने कहा रिजल्ट क्या आया, वो कहता है सर अच्छा रहा, सर अच्छा रहा रिजल्ट मेरा। ठीक है, वो संख्या में नहीं बता रहा मुझे, तो ये सांख्यिकी नहीं है। गुणात्मक बातों को सांख्यिकी नहीं समझता। तो पहली विशेषता समूह में होना चाहिए, दूसरी संख्या में होना चाहिए, तीसरा देखो एक व्यवस्थित तरीके से एकत्रित करना है। अगला आपका एक चैप्टर है कलेक्शन ऑफ डेटा, आंकड़ों का संकलन। वहां मैं आपको सिखाऊंगा कि कभी भी सांख्यिकी को इकट्ठा करते हैं तो व्यवस्थित तरीके से करते हैं। कई सारे तरीके सिखाऊंगा, तो भैया व्यवस्थित तरीके से इकट्ठा करना है, पूर्व निर्धारित उद्देश्य के लिए एकत्रित करना है। ध्यान रखें, सांख्यिकी से संबंधित आंकड़े जब आप लेने जाओ, जब आप किसी से भी संख्यात्मक आंकड़े लेने जाओ तो आपको ध्यान रखना है कि उस संख्यात्मक आंकड़ों को इकट्ठा करने के पीछे का उद्देश्य आपको पहले ही सोच के जाना है। मेरी बात समझे आप? देखिए,
अगर मैं आपके पास आया और आपसे ऐसे बातों बातों में मैंने ये पूछा कि भाई तेरे पापा की इनकम क्या है, तो ये सांख्यिकी नहीं है, क्योंकि ऐसी बातें करते हुए हमने पूछ लिया। अच्छा, मैं सर्वे कर रहा हूं, मैं जानना चाहता हूं कि जो मेरे दोस्त यार हैं उसमें से कितने दोस्त ऐसे हैं जो रिच हैं, अमीर हैं, और कितने ऐसे हैं जो पुअर हैं, गरीब हैं। और अब मैं आपके पास आया, आप मेरे फ्रेंड हो, और मैंने आपसे पूछा कि यार एक बात बता, तेरे पापा की इनकम कितनी है। मैंने लिख लिया तेरे पापा की एक्सपेंडिचर कितना है, मतलब महीने में एक अपने घर में तुम कितना खर्च करते हो, मैंने लिख लिया। अब ये जो पर्पस है, यहाँ पे मैंने सोच रखा है कि मैं क्यों तुमसे डेटा मांग रहा हूं, क्योंकि मैं गरीबी के ऊपर एक रिपोर्ट तैयार कर रहा हूं। ठीक है, तो मैंने सोच रखा है, और सोच के अगर आपने किसी से संख्या मांगा तो फिर वो सांख्यिकी बनेगा। तो वही लिखा हुआ है कि पूर्व निर्धारित उद्देश्य के लिए आपको आंकड़े एकत्रित करने हैं। उसके अलावा उचित स्तर पर, है ना, उचित स्तर पर आंकड़े एकत्रित करने, वैसे इस पॉइंट की कोई खास जरूरत नहीं बनती। अगला, तुलना के लिए एक दूसरे से संबंध में रखना जरूरी है। ये याद रखें, ये याद रखें आप कि सांख्यिकी, कोई भी आंकड़े सांख्यिकी कब बनेंगे, जब वो एक दूसरे से संबंधित होंगे। मेरी बात को समझो। सपोज करो मैंने अभी कुछ बच्चों से इंफॉर्मेशन ली, एक बच्चे ने बताया सर मेरे 60% रिजल्ट आया 10th में। एक कहता है सर मेरे पापा की इनकम 10,000 रुपीज पर मंथ है। एक कहता है सर मेरे घर में टोटल 6 मेंबर्स हैं, 6 लोग मेरे घर में रहते हैं। एक कहता है सर मेरी हाइट जो है वो 5 फीट की है। ठीक है, अब मेरी बात समझे आप। अब ये क्या है, संख्या में है, समूह में है, लेकिन ये सांख्यिकी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये आंकड़े एक दूसरे से क्या नहीं है, बोलो बोलो, एक दूसरे से क्या नहीं है, एक दूसरे से संबंधित नहीं है। जब ये संबंधित नहीं है तो क्या मैं इनकी तुलना कर पाऊंगा? किसी का रिजल्ट है, किसी के पापा की इनकम है, किसी के फैमिली में नंबर ऑफ मेंबर्स है, किसी की हाइट है, तो क्या मैं इसकी आपस में तुलना कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा ना, तो मतलब ये सांख्यिकी नहीं है। समझ गए मेरी बात? और आखिरी बात भैया बहुत जरूरी, विभिन्न कारणों से प्रभावित होना चाहिए। एक बात बताओ, सांख्यिकी क्या एक व्यक्ति की सूचना है? नहीं ना। पहले पॉइंट में क्या बोला था हमने, समूह में होता है, ये कई लोगों की सूचना है। और जब कई लोगों की सूचना है, जब कई लोगों की इंफॉर्मेशन है, जब कई सारे लोगों से आपने ये मांगा है, तो आप मुझे बताओ ये एक कारण से प्रभावित कैसे हो सकता है? ये कई बातों से, कई अलग अलग कारणों से प्रभावित होगा। तो याद रखें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि सांख्यिकी की क्या क्या विशेषताएं हैं। पहला, समूह में होना चाहिए। दूसरा संख्यात्मक रूप में होना चाहिए, व्यवस्थित तरीके से एकत्रित करना है, पूर्व निर्धारित उद्देश्य के लिए एकत्रित करना है, और उचित स्तर पर लेके आना है। उसके अलावा तुलना करने योग्य होना चाहिए, तुलना तभी कर पाओगे जब एक दूसरे से संबंधित होगा, और विभिन्न कारणों से प्रभावित होना चाहिए। अब मुझसे कोई पूछे कि सांख्यिकी बहुवचन की परिभाषा बताओ, बहुत आराम से बोलूंगा मैं कहूंगा सांख्यिकी बहुवचन से हमारा अभिप्राय, ठीक है, सांख्यिकी बहुवचन से हमारा अभिप्राय तथ्यों के समूह कॉमा संख्यात्मक रूप से प्रस्तुत, उसके अलावा व्यवस्थित तरीके से एकत्रित, पूर्व निर्धारित उद्देश्य के लिए एकत्रित, उचित स्तर पर एकत्रित, और उसके अलावा एक दूसरे से संबंधित और विभिन्न कारणों से प्रभावित होना चाहिए। कहना मैं क्या चाहता हूं, मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आपसे कोई कहता है कि सांख्यिकी बहुवचन की परिभाषा दो, तो आप विशेषताओं को याद रखें। एक क्वेश्चन तो ये हो गया, कई बार 4 to 6 मार्कर क्वेश्चन आता है कि सांख्यिकी की विशेषताएं बताएं, तो एक तो ये हो गया, और दूसरा इन्हीं विशेषताओं के पॉइंट को अगर आप जोड़ जोड़ के लिख दोगे तो सांख्यिकी बहुवचन की परिभाषा आपको मिल जाएगी। तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसको बच्चा पार्टी। चले आगे, आगे देखो क्या है तुम्हारे लिए। अरे यार, मात्रात्मक और गुणात्मक आंकड़ों में अंतर, ये भी कोई क्वेश्चन है? बताओ यार आप, मात्रात्मक मतलब क्या? जो मात्रा में हो, संख्या में हो। गुणात्मक मतलब क्या? जिसको आप संख्या में नहीं बता रहे, गुण में बता रहे हो। आप बोलो यार। ठीक है, इसे संख्या के रूप में व्यक्त किया जाता है और इसे संख्या में व्यक्त नहीं किया जाता है। तुम बोलो मैं मोटा हूं, बताओ भाई मैं मोटा हूं, तो क्या ये मात्रात्मक है? नहीं भाई, ये तो गुणात्मक है। मैं 80 kg का हूं, 80 किलो का हूं, क्या ये मात्रात्मक है? जी बिल्कुल, मैं 80 kg का हूं, ये मात्रा है, लेकिन मैं मोटा हूं, ये मात्रा नहीं है, ये गुण है। तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए, मात्रात्मक और गुणात्मक में अंतर आपको पता होना चाहिए। और सांख्यिकी किसको समझता है, मात्रा को या गुण को? तो याद रखें, सांख्यिकी मात्रात्मक आंकड़ों को समझता है, गुणात्मक आंकड़ों को सांख्यिकी नहीं समझ पाता है। चलो कर लो स्क्रीनशॉट, चलो आगे, चलो बचवा आगे बढ़ो बचवा।
एक वचन के रूप में सांख्यिकी का अध्ययन। देखो बच्चा, जैसा कि मैंने आपको बोला कि बहुवचन के रूप में अगर कोई कहता है तो आपको सारी विशेषताओं को जोड़ जोड़ के लिख देना है ना। तो वैसे ही एक वचन के रूप में अगर कोई कहता है, अगर कोई कह रहा है सांख्यिकी एक वचन के रूप में बताओ, तो आप सांख्यिकी की अवस्थाएं याद रखें। अवस्था मतलब स्टेज, स्टेज मतलब सांख्यिकी क्या क्या काम करता है। मेरे बच्चे, सांख्यिकी टोटल 5 काम करता है। सांख्यिकी में टोटल 5 काम होते हैं। आपकी किताब में 4 लिखे हैं, 5वां थोड़े बड़े लेवल का काम हो जाता है। देखो, चौथा और 5वां काम सांख्यिकी का बहुत बड़ा है। तो चौथा भी आपकी बुक में थोड़ा बहुत है, ज्यादा बड़े लेवल पे नहीं है, और 5वां तो बिल्कुल ही नहीं है। तो सांख्यिकी के टोटल 5 चरण होते हैं, जिसमें से 3 तो आपकी बुक में प्रॉपर तरीके से गिवन है। ठीक है, देखो भैया, सांख्यिकी कहता है मैं संख्याओं का अध्ययन करूंगा, तो सबसे पहले आपको संख्या लाना पड़ेगा। तो आंकड़ों का संकलन, कलेक्शन ऑफ डेटा सांख्यिकी का पहला काम है। दूसरा, जब आप कुछ भी लाते हो, जब बाहर से आप शॉपिंग करके आते हो, कुछ कपड़े लाते हो, तो आते ही पहले आप उसको व्यवस्थित करते हो। तो अभी तो आप आंकड़े लाए हो, डेटा बड़ी मात्रा में, तो दूसरा काम आपको उसको क्या करना है, व्यवस्थित करना है। सांख्यिकी कहता है पहले आंकड़े लाओ, फिर आंकड़ों को व्यवस्थित करो, ऑर्गेनाइज करो। ऑर्गेनाइजेशन के बाद, व्यवस्थितीकरण के बाद, अब उसको सही तरीके से प्रस्तुत करना है। प्रस्तुत करने का मतलब है उसको सजाना है। जैसे मेहमान आते हैं तो जब थाली लगाते हो तो सजा के डेकोरेट करके थोड़े बढ़िया से लगाते हो ना, तो वैसे ही आपको यहाँ पे भी करना है। प्रस्तुतिकरण में आप टेबल बना सकते हो, डायग्राम बना सकते हो, ग्राफ बना सकते हो, तो अलग अलग तरीके हैं प्रस्तुतिकरण के, तो आपको प्रस्तुत करना है। ठीक है, ये तीनों ही आपके टर्म 1 का पार्ट है। आंकड़ों का संकलन, आंकड़ों का व्यवस्थितीकरण और आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण, ये तीनों ही आपका टर्म 1 है। और विश्लेषण, विश्लेषण का मतलब होता है आंकड़ों का अध्ययन करना। जो नंबर आप लाए उस नंबर की स्टडी करना विश्लेषण कहलाता है। विश्लेषण का एक चैप्टर, सिर्फ एक चैप्टर मीन, माध्य, आपके टर्म 1 का पार्ट है। तो ये चौथा काम है सांख्यिकी का। पहले सांख्यिकी कहता है आंकड़े लाओ, ले आए, अब उसको क्या करो, व्यवस्थित करो, ऑर्गेनाइज करो, कर लिया। अब उसको क्या करो, टेबल की फॉर्म में, डायग्राम की फॉर्म में, जैसे समझ में आता है वैसे प्रेजेंट करो, कर लिया। अब उसका विश्लेषण करो, मतलब कि उसका अध्ययन करो। और अब लास्ट में अब आपको क्या करना है, निर्वचन। निर्वचन मतलब रिपोर्ट लिखनी है। जिस भी टॉपिक पे आप सर्वे कर रहे थे, जिस भी टॉपिक का आप स्टडी कर रहे थे, तो कोई रिपोर्ट बनी होगी ना, कुछ कंक्लूजन पे, कुछ नतीजे पे पहुंचे होगे ना, तो वो नतीजा, वो रिपोर्ट बनाना मतलब कि निर्वचन करना। तो ये 5 काम होते हैं सांख्यिकी में। ये सांख्यिकी की 5 अवस्थाएं हैं। और अगर कोई कह दे कि एक वचन के रूप में सांख्यिकी को परिभाषित करो, तो आप यही अवस्थाएं लिख देना। आप बोल देना कि एक वचन के रूप में सांख्यिकी से अभिप्राय आंकड़ों के संकलन, कॉमा आंकड़ों के व्यवस्थितीकरण, कॉमा आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण और कॉमा आंकड़ों के विश्लेषण तथा आंकड़ों के निर्वचन से है। समझ गया मेरी बात? तो अवस्थाएं भी आपको पता चल गई कि सांख्यिकी में कितनी अवस्थाएं हैं, और लगे हाथों ये भी पता चल गया कि एक वचन के रूप में सांख्यिकी को कैसे परिभाषित करेंगे। कर लो स्क्रीनशॉट, मैं हटा रहा हूं। चलो बच्चा पैटी, अब देखो क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत महत्वपूर्ण, बहुत महत्वपूर्ण, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि अर्थशास्त्र में सांख्यिकी का महत्व। हम तो आए थे अर्थशास्त्र पढ़ने और हमें पढ़ना पड़ रहा है सांख्यिकी, तो क्यों भैया, क्या महत्व है, ध्यान देना। 5-6 पॉइंट याद रखो। पहला, आर्थिक समस्याओं को समझने में सहायक होता है। अगर सांख्यिकी ना होता तो हम किसी भी आर्थिक समस्या को आसानी से नहीं समझ पाते। होता क्या है, जो भी आर्थिक समस्या है, जैसे मैंने उदाहरण उठाया गरीबी, तो गरीबी कितनी है देश में, इस बात को समझने के लिए आपको गरीबी के ऊपर आंकड़े इकट्ठा करने पड़ेंगे, तभी आप सही तरीके से समझ पाएंगे कि देश में गरीबी का स्तर क्या है। समझ गए मेरी बात? तो इसलिए बोला गया कि सांख्यिकी का पहला काम कि वो आर्थिक समस्याओं को समझने में मदद करता है। आप स्क्रीनशॉट करते चलना और रीड आप कर लेना। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना और उस पे पीडीएफ मिल जाएगा आपको। ठीक है, चलिए उसके बाद दूसरा, तथ्यों को निश्चित रूप में प्रस्तुत करने योग्य बनाता है। पहली बात तो क्या करता है, ये क्या करता है, क्या करने में मदद करता है, आर्थिक समस्या को संख्या में बदलता है। दूसरी बात, जो भी समस्या है उसको निश्चित रूप में, है ना, देखो क्या लिखा है, जब आर्थिक तथ्यों को सांख्यिकी रूप में व्यक्त किया जाता है तब वो यथार्थ
यथार्थ तथ्य बन जाते हैं। यथार्थ तथ्य अस्पष्ट कथन की अपेक्षा अधिक विश्वसनीय होता है। यथार्थ मतलब संख्या के रूप में चला गया, और संख्या के रूप में चला गया तो अब उस पर भरोसा करना, विश्वास करना क्या हो जाता है, आसान। तो आप याद रखें, पहली बात क्या होगा, पहली बात सांख्यिकी क्या करेगी, आर्थिक समस्या को समझने में मदद करेगी। दूसरा, समस्याओं को संख्या के रूप में प्रस्तुत कर देगी तो समझना आसान हो जाता है। देखो आगे क्या है, सांख्यिकी आंकड़ों को संक्षिप्त रूप में व्यक्त कर देती है। देखो भैया, सांख्यिकी का ये काम भी है। वैसे कहानी के रूप में अगर आपके आगे मैं आंकड़े रखता हूं, स्टेटमेंट रखता हूं, तो उसे समझना बड़ा मुश्किल है, लेकिन सांख्यिकी क्या करता है, आंकड़ों को संक्षिप्त, संक्षिप्त समझते हो ना, छोटे रूप में प्रस्तुत कर देता है, एक परिणाम निकाल के आपको दिखा देता है। तो 3 महत्व हो गए सांख्यिकी के, कई सारे हैं बच्चे। अगला देखो क्या कह रहा है, सांख्यिकी आर्थिक कारणों के मध्य संबंध की स्थापना करता है। भाई कारण क्या है, कोई भी आर्थिक समस्या जो आई उसके पीछे कारण क्या है, वो कारण को जानने में भी कौन मदद करता है हमारी, तो सांख्यिकी मदद करता है। उसके अलावा देखो और क्या है आपके पास, नीतियों का निर्माण करने में भी सांख्यिकी मदद करता है। बेटा बहुत सारी नीति है, जैसे अगर मैं डिमांड का एक चैप्टर पढ़ाऊंगा आपको, मांग का एक चैप्टर पढ़ाऊंगा, वैसे वीडियो अपलोड है, वहां से भी आप देख सकते हो पहले से, बाकी नई वीडियो भी डालूंगा मैं अभी आपके लिए। उसमें लिखा है कि प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगा, प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ेगी। तो अब ये एक नियम है, ये एक नीति, नीति बोला ना हमने, क्लास, नियमों को बनाने में मदद करता है, ये नियम है। और नीतियां भी जो होती हैं, तो सरकार के लिए जो नीति बनती है उसको बनाने में भी मदद करता है। और जो नियम होते हैं, जो अर्थशास्त्र के नियम होते हैं, जैसे मैंने बताया ये मांग का नियम है, ऐसे एक पूर्ति का नियम होता है, ऐसे ही एक हास्यमान उपयोगिता का नियम होता है। तो सारे नियमों को और सारी नीतियों को बनाने में हमारी मदद कौन करता है, सांख्यिकी करता है। उसके अलावा आर्थिक तुलना, आर्थिक संतुलन, संतुलन में कब होता है, देश संतुलन में तब होता है जब समग्र मांग और समग्र पूर्ति बराबर हो। मतलब देश में जितनी मांग हो रही है वस्तु और सेवाओं की उतनी पूर्ति हो जाए तो देश आर्थिक संतुलन में चला जाएगा। तो संतुलन स्थापित करने में भी हमारी मदद कौन करता है, सांख्यिकी करता है। इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें, जैसे सांख्यिकी सरकार की मदद करता है किस चीज में, ये जानने में कि भाई जो चुनाव होंगे उस चुनाव में कौन सी पार्टी ज्यादा प्रचलित है, करता है ना मदद, ठीक है। उसके अलावा सांख्यिकी सरकार की मदद करता है इस बात को जानने में कि देश में कौन सी नीति पहले लगानी चाहिए, है ना। उसके अलावा सांख्यिकी व्यापारियों की मदद करता है इस बात को जानने में कि कहां पे मुझे अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए, कहां पे डिमांड ज्यादा है, किस बाजार में वस्तु और सेवाओं की मांग ज्यादा है। तो अलग अलग तरीके से अलग अलग लोगों की सांख्यिकी अनेक तरीकों से मदद करता है। जैसे मैंने बोला अर्थशास्त्र में क्या करता है, नीति बनाने में मदद करता है, जैसे मैंने बताया कि नीति और नियम को बनाने में मदद करता है, ठीक है। तो आप ध्यान रखें, बहुत सारे यहाँ पे आपके पॉइंट से सांख्यिकी के महत्व क्या है, तो आप सारे ही पॉइंट अपने माइंड में सेट रखें। देख ले एक बारी और, सबसे पहला आर्थिक समस्याओं को समझने में मदद करेगा सांख्यिकी। दूसरा, तथ्यों को निश्चित रूप में प्रस्तुत करने योग्य बना देता है, निश्चित मतलब संख्या के रूप में प्रस्तुत करता है। अगला, सांख्यिकी आंकड़ों को संक्षिप्त बना देता है, शॉर्ट बना देता है। देखो ना, तीनों पॉइंट अपने टिप्स पे रखो। पहला मैंने क्या बोल दिया, समस्या को समझना आसान कर देगा, संख्या के रूप में समस्या को कन्वर्ट कर देगा, संक्षिप्त मतलब छोटा बना देगा समस्या को। उसके अलावा जो समस्या है, जो आर्थिक समस्या है, उसके पीछे क्या कारण है उसको समझने में मदद करेगा। उसके अलावा नीतियों को और नियमों को बनाने में मदद करेगा और आर्थिक संतुलन स्थापित करेगा। व्यापारियों की मदद करेगा कि उन्हें कहां पे अपना व्यापार प्रारंभ करना चाहिए। सरकार की मदद करेगा ये जानने में कि कौन सी समस्या बड़ी है जिस पे हमें पहले निर्णय लेना चाहिए, ठीक है। देखो अभी कोरोना के टाइम पे भी सांख्यिकी का बहुत उपयोग किया गया था ना। सरकार को ये जानने में मदद कर रहा था कि किसको कोरोना है, किसको कोरोना नहीं है। तो सांख्यिकी बहुत यूजफुल थिंग है, याद रखें आप इस बात को। चलिए आगे चलते हैं, आखिरी क्वेश्चन बट वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है, सांख्यिकी की क्या क्या सीमाएं हैं। भाई देखो, सीमा मतलब कमी, और क्या होता है जो आपकी अच्छाई है वो कुछ लोगों के लिए तो अच्छा ही है, लेकिन उसी चीज को अगर आप दूसरे किसी बंदे की नजर से देखो तो हो सकता है आपकी कमियां नजर आए। वो तो आपकी अच्छाई ही कई बार आपकी कमियां होती हैं। तो जो विशेषता है सांख्यिकी की, वहीं से कई सारी कमियां भी उठ के आई है। जैसे पहली, सांख्यिकी व्यक्तिगत इकाई का अध्ययन नहीं करता है। देखो पीछे हमने क्या पढ़ा था,
कि सांख्यिकी समूह के रूप में समझता है, विशेषता थी, और उसी को अब कमी में बता रहे हैं कि यार सांख्यिकी बड़ा गंदा है, अकेले संख्या को सांख्यिकी नहीं समझ पाता है। दूसरा देखो, सांख्यिकी केवल संख्यात्मक तथ्यों का ही अध्ययन करता है। देखो विशेषता में हमने यही बोला कि सांख्यिकी गुणात्मक चीजों को नहीं समझता, सिर्फ संख्या में समझता है, और कमी में भी हमने यही बता दिया कि भैया सांख्यिकी की बड़ी गंदी बात है कि ये संख्यात्मक चीजों को ही समझता है। ठीक है, अगला देखो क्या है, सांख्यिकी के जो नियम होते हैं, जो सांख्यिकी का परिणाम आता है वो औसतन सत्य होता है, 100% सत्य नहीं होता, याद रखो। देखो समझो, एक बच्चा मेरे पास पढ़ने आया, उसके 8th क्लास में आया था, वो 8वीं में उसके 55% नंबर थे। हमने उसे 9th में पढ़ाया, वो 60% पे चला गया। हमने उसे 10th में पढ़ाया, वो 65 पे चला गया। अब हम उसे 11th में पढ़ा रहे हैं, बताओ उसका परिणाम क्या आएगा, क्या रिजल्ट आएगा उस बच्चे का। तो ज्यादातर बच्चों ने देखा कि भैया 5-5 से बढ़ा रहे हैं, तो 5 से दोबारा बढ़ा दो, 65 के बाद 70% बोल दो। बिल्कुल सही, लेकिन क्या ये सच है कि उसका सच में 70% ही आएगा? मान लो 11th में आके वो बिगड़ जाए, वो ना पढ़े अच्छे से, तो 70 से कम भी हो सकता है, और ज्यादा पढ़ ले तो 70 से ज्यादा भी हो सकता है। तो सांख्यिकी के बिहाफ पे जो आप परिणाम निकालते हो वो 100% सत्य हो ये जरूरी नहीं होता है। उसके अलावा देखो क्या है अगला, सांख्यिकी का प्रयोग हर कोई नहीं कर सकता है, इसका प्रयोग विशेषज्ञों द्वारा ही संभव है। विशेषज्ञ मतलब जो सांख्यिकी के एक्सपर्ट लोग हैं, जो सांख्यिकी के बारे में बहुत गहन तक जानते हैं, वही सांख्यिकी का बढ़िया उपयोग कर पाएंगे। अगला देखो क्या है, एक और प्रॉब्लम, जो आंकड़े हैं वो एक रूपता या सजातीयता होना बहुत जरूरी है। अब देखो पीछे मैंने विशेषता में क्या कहा था कि सांख्यिकी कहता है कि मैं अलग अलग आंकड़ों का अध्ययन नहीं कर सकता हूं, एक रूप आंकड़े दो मुझे, समरूप आंकड़े दो। जैसे रिजल्ट दे रहे हो 10 लोगों का तो सबका रिजल्ट बताओ मुझे, हाइट बता रहे हो तो सबकी हाइट बताओ, इनकम तो सबकी इनकम बताओ, मतलब सिमिलर आंकड़े दो। और यही यहाँ पे कमी है कि यार सांख्यिकी जो है वो सिर्फ एक रूप आंकड़ों का ही अध्ययन कर पाता है, समरूप आंकड़ों का अगर आप उसे अलग अलग सूचना दे देते हो तो उसका अध्ययन ये नहीं कर पाता है। ठीक है, चलिए जी, तो ये सीमाएं हैं जिनको आपको अपने दिमाग में बिल्कुल अच्छे से सेट कर लेना है। तो क्या था पहले कि सांख्यिकी व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन नहीं करता, पहली कमी। दूसरा, सांख्यिकी केवल संख्या वाली चीजों को ही समझता है, जो संख्या में है उसको सांख्यिकी समझेगा, जो गुण में है उसे सांख्यिकी नहीं समझेगा, अकेले संख्या को सांख्यिकी नहीं समझेगा। सांख्यिकी का परिणाम सत्य हो भी सकता है और नहीं भी, औसतन सत्य होता है। सांख्यिकी का प्रयोग केवल विशेषज्ञ द्वारा, एक्सपर्ट लोगों द्वारा किया जाता है। ठीक है बच्चा पार्टी, थैंक यू सो मच। तो उम्मीद करता हूं कि सबको ये समझ में आया होगा। बच्चों यार देखो, आपका सपोर्ट हमारा मोटिवेशन होता है। अगर आप वीडियो को खूब शेयर करते हो, हमारी जो भी कमियां हैं वो आप हमें बताते हो, हमारे अंदर अगर कुछ अच्छा है जो हमने आपको दिया, अगर आप वो बताते हो तो ये हमारे लिए मोटिवेशन होता है। ठीक है, तो प्लीज शेयर करते रहें, सपोर्ट करते रहें। जय श्री राम, पढ़ते रहें, बढ़ते रहें।